ओके, तो चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या आपको पता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट था, वहीं से निकला हुआ है। तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये एक स्पेशल लॉ है जो बायर और सेलर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करता है। बोल सकते हो ये एक टिपिकल बार्गेन होता है, यानी हमारे लैंग्वेज में यह एक सौदेबाजी का खेल है। ये एक्ट जो है ये स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 1930। ये एक्ट स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 1930 और ये जो एक्ट है ये सेल से रिलेटेड है। सेल से रिलेटेड है मतलब इसमें मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशंस ये सब नहीं आता है, यानी कि ये सेल्स रिलेटेड है। ये ओनली डील करता है सेल्स को। और ये जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये डील करता है गुड्स, और गुड्स में क्या, मूवेबल गुड्स पर ही ये अप्लाई होगा। यानी कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड हो गया या एक्शनेबल क्लेम उस पर ये अप्लाई नहीं करता है। चलिए डेप्थ में हम अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो मेरा नाम संदीप कुमार है और आपके दोस्त, आपके होस्ट और आपके मेंटर्स जो आपके सीए फाउंडेशंस का जो एग्जाम्स आने वाला है और सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम्स आने वाला है उसकी हर एक सब्जेक्ट्स का हर एक डाउट क्लियर करेगा और हर एक नोट्स आप तक पहुंचाएगा और बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आप तक इसको शेयर करेंगे। चलिए बेसिक कंसेप्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो वर्ड्स आया है ये बायर है, जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 को कवर कर रहा है। बायर का मतलब क्या है? ये वो पर्सन है जो गुड्स खरीदता है या खरीदने की प्रॉमिस करता है, यानी कि ये बाय करने के लिए एग्री होता है, इसलिए हम इसे बायर्स बोलते हैं। जैसे मिस्टर संदीप ने अमेज़न से फोन का ऑर्डर किया, तो मिस्टर संदीप उस फोन को खरीदने के लिए एग्री हुए हैं, प्रॉमिस किए हैं जो मैं उस फोन को परचेज करूंगा, तो मिस्टर संदीप इज द बायर। नेक्स्ट जो हमारा आता है ये सेलर है। सेलर क्या है? ये वो पर्सन है जो गुड्स बेचता है या बेचने का प्रॉमिस करता है, बेचने के लिए एग्री होता है, इसे हम सेलर बोलते हैं। यानी कि यह एक ब्रॉड कंसेप्ट है। सेल करना सिर्फ सेलर नहीं होता है, सेल करने के लिए एग्री होना और उसके लिए प्रॉमिस करना, प्रतिबद्ध होना ही सेलर का काम होता है। नेक्स्ट है डिलीवरी। डिलीवरी क्या है? जब एक पर्सन दूसरे को गुड्स की पोजीशन वॉलंटरी ट्रांसफर करता है, वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से ट्रांसफर करता है, तो उसे हम डिलीवरी बोलते हैं। जब एक पर्सन दूसरे को गुड्स की पोजीशंस वॉलंटरी ट्रांसफर करता है, यानी कि अपने मर्जी से ट्रांसफर करता है, उसे हम डिलीवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीवरी बोलते हैं। नेक्स्ट है गुड्स। अब गुड्स का मतलब क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो मनी या एक्शनेबल क्लेम के अलावा हो, यानी एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो गुड्स में क्या क्या आता है और गुड्स में क्या नहीं आता है? जो गुड्स हैं और जो गुड्स नहीं है, स्टॉक्स, शेयर्स, क्रॉप्स, ग्रास, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये गुड्स में आता है। और जो गुड्स में नहीं आते हैं ये लैंड है, हाउस है, एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है लोन के रिकवर करने का जो राइट होता है, और मनी, ये गुड्स में नहीं आते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ हैं जैसे FDR, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। तो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट जो है इसको भी गुड्स माना गया है अंडर स्पेशल कंडीशंस। अंडर स्पेशल कंडीशन इसको क्या मान लिया गया है? गुड्स मान लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक्स है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रूफ होते हैं कि किसके पास गुड्स का कंट्रोल है, यानी कि जो बिजनेस में ये यूज किया जाता है डिलीवरी के लिए या क्लेम करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्स
हमारे प्रूफ होते हैं जो गुड्स की जो पोजीशंस है यानी कि जो कंट्रोल है वो किसके पास में है, जिसमें बिल ऑफ लैडिंग आता है, डॉक वारंट आता है, वेयर हाउसेस कीपर सर्टिफिकेट्स आता है, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट्स आता है, रेलवे रिसिप्ट्स आता है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ये सब चीजें इसमें आता है। गॉट माय पॉइंट्स। और वारंट और ऑर्डर भी आता है। जब आप किसी को डिलीवर करते हो तो पोजीशंस जो भी आप दे रहे हो या कंट्रोल दे रहे हो तो उसकी पोजीशंस के प्रूफ आपके पास में होनी चाहिए। देखो पोजीशन किसको मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है, तो उस गुड्स की जो कंट्रोल है वो मेरे पास में होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में होनी चाहिए, प्रूफ के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या है? फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी सेलर के पास में नहीं है। सेलर ने जस्ट हमारे साथ में एक एग्रीमेंट किया है और बोला है जो आप अभी पेमेंट कर दीजिए, इन फ्यूचर गुड्स आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, प्रोडक्शंस करना होगा या ट्रेडिंग करने होंगे और फिर जाकर के गुड्स आपको डिलीवर किए जाएंगे। यानी कि पहले मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शंस करेंगे या एक्वायर्ड होंगे, उसके बाद सेल होगा। क्लियर कि नहीं है? यानी कि मैं पहले क्रॉप ये करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, ग्रो करूंगा, देन फिर आपको डिलीवर करूंगा। तो ये एग्रीमेंट टू सेल है। एग्रीमेंट पहले हो गया है बट सेल बाद में होगा। सेल अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग होना बाकी है, प्रोडक्शन होना बाकी है। इसे हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं, जहां पर एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है, दूसरे पार्टी को परफॉर्म करना बाकी है, यानी कि दूसरे पार्टी ने अभी तक परफॉर्म किया नहीं है क्योंकि उसके पास में गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्राइस का। प्राइस का मतलब क्या है? मनी। मनी क्या होता है? जो गुड्स के एक्सचेंज में दिया जाता है। आप बोल सकते हो जो बार्टर सिस्टम या एक्सचेंज जो है ना वो वैलिड नहीं है। मनी का होना जरूरी है, यानी कि हर एक आर्टिकल्स, हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक कीमत होती है जो पता होनी चाहिए और उसी के बदले में, यानी जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज डिलीवर की जाती है तो उसके बदले में मनी पे किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप या लीगल राइट। ओनरशिप या लीगल राइट इन गुड्स, नॉट जस्ट फिजिकल पोजीशन। सिर्फ फिजिकल पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं होता है, ओनरशिप्स और लीगल राइट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी के ऊपर। देन प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या है? स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आइडेंटिफाई और फिक्स कर दिए जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आइडेंटिफाई और फिक्स कर दिए गए हो सेल्स के टाइम पे। किसके टाइम पे? सेल्स के टाइम पे हम उसे स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं। जैसे एक गोडाउन में 100 फोन्स है, तो बी ने बोला मैं सिर्फ वो टॉप वाले मॉडल जो है ना वो 10 फोन खरीदूंगा, वो इस कंपनी के होंगे, तो वो स्पेसिफिक गुड्स है। क्या है? स्पेसिफिक गुड्स, यानी कि जो गुड्स आइडेंटिफाई और एग्री होता है अपन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, उसे हम स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। तो आप पहले समझो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स क्या है। जब सेलर गुड्स की ओनरशिप्स बायर को ट्रांसफर करता है या करने का प्रॉमिस करता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। जब सेलर गुड्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर करता है या करने का प्रॉमिस करता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के लिए हमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कम से कम 2 पार्टी होने चाहिए जिसे हम सेलर प्लस बायर्स बोलते हैं। सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है मूवेबल गुड्स ही आएगा, इमूवेबल गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएंगे। नेक्स्ट, प्राइस इज मनी, यानी प्राइस का होना चाहिए, यानी कि मनी में होना चाहिए। लाइक सर्विस या गुड्स जो भी एक्सचेंज होंगे उसके बदले में मनी, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो एब्सोल्यूट और कंडीशनल होना चाहिए। एज इट वैसा ही होना चाहिए जो एब्सोल्यूट है या कंडीशंस में है। और अदर जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स जो आपने
एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, वो 7 से 8 आइटम 10 आइटम, वो पूरे के पूरे बेसिक जो भी बेसिक्स एलिमेंट्स है ना वो भी होनी चाहिए, तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स माना जाएगा। गॉट माय पॉइंट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में 2 आइटम्स आते हैं, सेल्स आता है और एग्रीमेंट टू सेल्स आता है। अब ये सेल्स क्या है, सिंपल में बोलूं तो सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स मैं रिपीट कर रहा हूं, सेल्स का मतलब है जब ओनरशिप आप किसी को इमीडिएटली ट्रांसफर करते हो, जब ओनरशिप आप किसी को इमीडिएटली ट्रांसफर करते हो, सेलर से बायर की तरफ जब ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होता है तो हम उसे सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स। जैसे मैं मोबाइल फोन की दुकान में गया, 10,000 रुपया दिया और मोबाइल फोन परचेज किया, तो ओनरशिप जो है ना वो इंस्टेंट ट्रांसफर हो गया, इसलिए हम इसे सेल्स बोलेंगे। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट टू सेल्स। अब एग्रीमेंट टू सेल्स क्या है, जब ओनरशिप्स फ्यूचर में ट्रांसफर होने का प्रॉमिस होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होने का प्रॉमिस होता है या किसी कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ट्रांसफर होता है, उसे हम एग्रीमेंट टू सेल्स बोलते हैं। जब ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होने का प्रॉमिस करता है या किसी कंडीशंस को फुलफिल होने के बाद मतलब ट्रांसफर होता है, उसे हम एग्रीमेंट टू सेल्स बोलते हैं। जैसे ए ने बोला मैं तुम्हें मोबाइल अगले महीने दूंगा, लेकिन इसके लिए 10,000 रुपया तुमको अभी पे करना पड़ेगा, तो उसके साथ में 10,000 रुपया का एक एग्रीमेंट हो गया, जहां पर यह बोला गया जो ओनरशिप जो है ना वो फ्यूचर में ट्रांसफर होगा, यानी कि मोबाइल जो है ना वो 1 महीने के बाद दिया जाएगा, तो इसे हम एग्रीमेंट टू सेल्स बोलते हैं। अब इसके डिफरेंस बिटवीन में आपको बताता हूं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझना। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ओनरशिप सेल्स में इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, बायर को ओनरशिप जो है ना वो इमीडिएटली मिल जाएगा, और एग्रीमेंट टू सेल्स में क्या हो जाएगा, ओनरशिप ना फ्यूचर्स में या किसी कंडीशंस के बेसिस पे ट्रांसफर होगा, अभी नहीं मिलेगा, किसी कंडीशंस के बेसिस में या तो फ्यूचर्स में मिलेगा। जो सेल्स है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एग्रीमेंट टू सेल जो है ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेल्स जो है बायर्स को गुड्स का फुल राइट देता है, सेल्स जो है बायर्स को गुड्स का फुल राइट देता है, और एग्रीमेंट जो टू सेल जो है बायर को अभी राइट नहीं मिला है, बायर को अभी राइट नहीं मिला है। दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट्स में बता रहा हूं, लॉस या डैमेज, सेल्स में लॉस या डैमेज का जो राइट है ना, यानी कि जो रिस्क है ना वो बायर का होगा, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में लॉस और डैमेज का जो रिस्क है ना वो सेलर का होगा। सेल्स में बायर सेलर्स के खिलाफ केस कर सकता है, प्लस तीसरे पर्सन के वो अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में बायर सिर्फ सेलर्स के अगेंस्ट सीव कर सकता है, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। सेल्स में बायर को राइट इन रेम मिलता है, यानी कि पूरी दुनिया के अगेंस्ट उसको एक अधिकार मिलता है कि सेल्स हो चुका है तो वो कभी भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। जबकि मैं अगर बात करूं इसमें एग्रीमेंट टू सेल में, तो सिर्फ राइट इन पर्सन मिलता है, यानी कि सेलर के अगेंस्ट राइट मिलता है, सेलर के अगेंस्ट राइट मिलता है। सेल्स में सेलर दोबारा गुड्स नहीं बेच सकता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में सेलर गुड्स को फिर से बेच सकता है, क्योंकि ओनरशिप अभी भी उसी के पास में है। यह था हमारा सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल्स का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं डेफिनेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स क्या है, गुड्स का मतलब होता है एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सचेंजेबल क्लेम और मनी, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, जो अटैच हो किससे, और लैंड से, और एक्सक्लूड होंगे एक्सचेंजेबल क्लेम जैसे लोन रिकवरी राइट जब तक कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए, मनी जो भी चलन में अभी लीगल कॉइन्स है, लीगल ट्रेंडर्स कॉइन्स, इन सबको छोड़ करके ओल्ड रेयर कॉइन जो होगा ना, जिसको नॉट मनी बट गुड्स हम इसको बोलते हैं, वो सभी आ जाएगा। अब टाइप्स ऑफ गुड्स में अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ गुड्स में सबसे पहला आता है एग्जिस्टिंग गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है आप ये समझ लो, जो गुड्स सेलर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, जो गुड्स सेलर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, उसे हम एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे। यानी सेलर इन्हें ओनर्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेलर इन्हें ओन या सिर्फ पोजीशन कर सकता है, तो इसे हम एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं। जैसे आप ऐसे समझो
मिस्टर ए ने अपने शॉप पर रखा हुआ ऐसे समझ लो ना, मैं क्या बोलता हूं, जो हमारे दुकान में ना ऑलरेडी सामान सारे अवेलेबल हैं, जिसको मैं किसी भी कस्टमर्स के आने के वक्त में बेच सकता हूं, तो ये हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स है। अब एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला जो पार्ट्स है इसे बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा है एज सर्टेन गुड्स और तीसरा है अनएसर्टेन गुड्स। अब इसको समझना, जो ये स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है और एज सर्टेन गुड्स क्या होता है और अनएसर्टेन गुड्स क्या है। जब जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही आइडेंटिफाई कर दिए जाएं और सेलेक्ट कर लिए जाएं, उसे हम स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जैसे जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही आइडेंटिफाई कर लिए जाएं और सेलेक्ट कर लिए जाएं, उसे हम स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं। और एज सर्टेन गुड्स क्या होता है, जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के बाद आइडेंटिफाई किया जाता है, जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के बाद आइडेंटिफाई किया जाता है उसे हम एज सर्टेन गुड्स बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ 100 चेयर्स का, बट बाद में वेयर हाउसेस से 25 शेयर सेलेक्ट किया गया, तो वो एज सर्टेन गुड्स है। और अनएज सर्टेन गुड्स क्या है, जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के समय तक आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनएज सर्टेन गुड्स। तो पहले स्पेसिफिक गुड्स क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही आइडेंटिफाई और सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। एज सर्टेन गुड्स क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद आइडेंटिफाई किए जाते हैं एज पर एग्रीमेंट, वो एज सर्टेन गुड्स है। और अनएसर्टेन गुड्स क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट के समय तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, सिर्फ डिस्क्रिप्शंस के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, तो उसे हम अनएसर्टेन गुड्स बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं 200 टेबल्स में से बायर ने बोला 25 ऑफिस टेबल चाहिए, लेकिन वो 25 टेबल्स अभी तक चूज ही नहीं किया गया है, तो वो अनएसर्टेन गुड्स हो गया। अब एज सर्टेन गुड्स क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 चेयर्स का, बट बाद में वेयर हाउसेस से सिर्फ 25 चेयर ही सेलेक्ट किए गए, तो वो एज सर्टेन गुड्स हो गया। स्पेसिफिक गुड्स क्या हो गया, 50 चेयर्स में से एक पर्टिकुलर जो चेयर्स होता है ना, उसको सेल के लिए चूज किया गया है, तो वो स्पेसिफिक गुड्स हो गया। गॉट माय पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है ये है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या है, ऐसा गुड्स जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा गुड्स जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है और सेलर बाद में बनाएगा या तो एक्वायर करेगा। जैसे एक्स ने बोला मैं अगले महीने में 50,000 रुपया का जो ये ना पोटैटो है ना वो सेल करूंगा, तो ये एग्रीमेंट टू सेल है, लेकिन यानी कि गुड्स ना अभी तक बनना शुरू ही नहीं हुआ है। तो सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स जो होता है ना इज नॉट पॉसिबल, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल होता है यहाँ पर, और सेलर के पास में राइट होता है जो किसी और बायर को भी वो सामान बेच सकता है, याद रखना। और रिस्क जो होता है ना एग्रीमेंट टू सेल में, वो सेलर का ही होता है। नेक्स्ट जो हमारा है ये है कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स क्या है, ये भी फ्यूचर गुड्स का ही टाइप है। कंटिंजेंट गुड्स क्या है, ये भी फ्यूचर गुड्स का ही टाइप है, लेकिन इनका प्रोडक्शन या अवेलेबिलिटी जो है ना वो अनसर्टेन कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे एक्स ने बोला मैं तुम्हें बिहार के जो फॉर्म्स है ना उसका क्रॉप्स बेचूंगा, और उसके लिए पहले हमें ग्रो करना पड़ेगा। यानी सिंपल सी बात है, तो अगर ग्रो ही नहीं करेंगे तो क्या वो क्रॉप्स बिकेगा, नहीं। तो वो अनसर्टेन पे डिपेंड है, यानी कि वो अनसर्टेन है कि इनकी जो प्रोडक्शन या अवेलेबिलिटी है ना वो अनसर्टेन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। वो हो भी सकता है या नहीं भी है, लेकिन ये भी फ्यूचर गुड्स का ही एक टाइप है। अब समझो फ्यूचर गुड्स और आपका अनसर्टेन गुड्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है। फ्यूचर गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं होते हैं और अनसर्टेन गुड्स क्या है, एग्जिस्टेंस में होते हैं। फ्यूचर गुड्स सेलर के पास में अभी नहीं है और अनसर्टेन गुड्स सेलर के पोजीशंस में अभी है। फ्यूचर गुड्स क्या है, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल होता है, और अनसर्टेन गुड्स क्या है, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कैविएट इंपेटर। हम बोल सकते हैं इसमें लेट दी बायर बीवेयर, यानी बायर जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बायर को पहले पूरी जांच पड़ताल करके ही प्रोडक्ट को लेना चाहिए, यानी बायर खुद जिम्मेदार होता है गुड्स की क्वालिटी चेक करने के लिए। सेलर पर यहां ड्यूटी नहीं होती है कि वो बायर को बताए कि गुड्स किस पर्पज के लिए फिट है या नहीं है। यहां पर बायर रिस्पॉन्सिबल होता है गुड्स को चेक करके लेने के लिए।
इसका मतलब है सेलर को कोई इंप्लाइड वारंटी नहीं देनी होती है क्वालिटी के बारे में, बायर को खुद ही सेटिस्फाई होना पड़ता है कि गुड्स सही है कि नहीं है। यहां पर सेलर का कोई रोल नहीं होता है, यहां पर बायर्स का रोल होता है। अब एक्सेप्शन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट इंपेटर, यानी कि जब ये रूल्स लागू नहीं होते हैं तो पहला है वेयर द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पार्टिकुलर पर्पज फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। अब क्या बोल रहा है? अगर बायर सेलर को बता देता है, बायर अगर सेलर को बता देता है कि उस गुड्स की स्पेसिफिक काम के किस स्पेसिफिक काम के लिए चाहिए और सेलर की जजमेंट्स पे वो रिलाई करता है, तो सेलर की ड्यूटी बन जाती है कि फिट्स गुड्स देना। यानी कि मैं एक बायर हूं, मैंने सेलर को बता दिया कि मेरे को गुड्स किस पर्पज के लिए चाहिए, और वो तब ना बायर सेलर पे रिलाई करेगा, तो सेलर का काम होगा फिट गुड्स देना, वो वही गुड्स देगा जो फिट्स होगा। क्लियर कि नहीं है? यानी कि अगर गलत गुड्स दे देता है सेलर तो वो फिटनेस का या तो फिट गुड्स को ब्रीच कर देगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है वो। नेक्स्ट जो हमारा है, इन केस विद गुड्स आर परचेज अंडर इस पेटेंट नेम और ब्रांड नेम, गुड्स अगर परचेज किया गया है ब्रांड नेम वाले गुड्स में एज्यूम किए जाते हैं कि वो पर्पज के लिए ही फिट होगा। जैसे फ्रिज वगैरह आप ब्रांडेड कंपनी के लिए हो तो एज्यूम करते हो जो वो ठंडा करेगा, यानी ठंडा पानी देगा, या जो भी प्रोडक्ट है वो उसी हिसाब से वो परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है गुड्स आर सोल्ड, गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। सर क्या है? अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर बेचा गया है, अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे बेचा गया है तो गुड्स उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। Where the goods are bought by descriptions from a seller, अब यहां पर क्या बोल रहा है ये समझना। अगर सेलर उस टाइप के गुड्स में डील करता है तो वो मर्केंटेबल क्वालिटी की कंडीशंस अप्लाई होती है, यानी कि बायर इंस्पेक्ट करके डिफेक्ट ना पकड़ पाए तो कैवेट इंपेटर का रूल्स अप्लाई नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? जैसे आप ये समझो, अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो और वो प्रोडक्ट इंस्पेक्शंस के वक्त में डिफेक्टिव निकल जाए तो सेलर्स लायबल माना जाता है, लेकिन ऐसा मर्केंटेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट जो डिफेक्टिव ना हो तो सेलर्स क्या नहीं होगा? लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा है गुड्स बाउट बाय सैंपल्स, इसका मतलब क्या है? अगर गुड्स सैंपल से मैच नहीं करता है तो बायर के पास कंप्लेंट का राइट होता है। जो सैंपल था उससे सैंपल से गुड्स मैच नहीं करेगा तो बायर के पास में ना कंप्लेन का राइट होगा। और गुड्स बाउट बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या है आप ये भी समझ लेना। अगर दोनों दिया गया, सैंपल भी दिया गया और डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, तो दोनों से मैच करना जरूरी है, अदरवाइज सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है यूसेज ऑफ ट्रेड। यूसेज ऑफ ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस प्रैक्टिस। अगर किसी ट्रेड में कोई प्रैक्टिस चलती आ रही हो, जैसे आप बोल रहे हो फिट होने की एक्सपेक्टेशंस, और सेलर उसे वायलेट कर रहा है यानी कि उल्लंघन कर रहा है, तो कैवेट इंपेटर रूल अप्लाई नहीं होगा। तो आपको देखना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझाता हूं। तो बायर रिस्पॉन्सिबल कब होता है? पर्टिकुलर पर्पज अगर बताया गया हो, ब्रांडेड गुड्स हो, डिस्क्रिप्शन से मैच ना करे, मर्केंटेबल क्वालिटी ना हो, सैंपल से मिसमैच हो, तो सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन मिसमैच हो, ट्रेड यूसेज का डिविएशन हो, तो भैया सेलर को लायबल मान लो। अदरवाइज अगर ये सब चीजें नहीं है तो बायर भैया रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बायर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। या ऐसा भी समझ लो, अगर सेलर गुड्स बेचता है और गुड्स बेचते वक्त फ्रॉड करता है या गलत इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, और बायर उस पर भरोसा करता है, या फिर बायर उस पर भरोसा करता है, या फिर सेलर की किसी डिफेक्ट्स को छुपाता है, या इंटेंशनली जो बायर जो नॉर्मल चेकिंग करता है तो उसे पता नहीं चल पाता है, तो कैवेट इंपेटर का रूल्स अप्लाई नहीं होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। यानी सेलर अगर फ्रॉड करता है, डिफेक्ट को छुपा रहा है, तो भैया कैवेट इंपेटर नहीं लगेगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। बायर ने सेलर पे रिलाई किया तो कैवेट इंपेटर नहीं लगेगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। बायर ने प्रॉपर इंस्पेक्शन किया और डिफेक्ट पता चल गया तो भैया अगर तो क्या होगा? सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट जो मैंने कंप्लीट करवा दिया। थैंक यू सो मच।